दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा अघोषित युद्ध अब रुक गया है, बंद हो गया है, कहें सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन दुर्योग से ये ऐलान पहले न तो भारत की तरफ से हुआ न पाकिस्तान की तरफ से। ये ऐलान किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 5 बजे पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए और उसके करीब 20 मिनट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम घोषित हो गया है। ये 20 मिनट क्या कहते हैं। और इसके बाद अब क्या बनेंगी परिस्थितियां। नरेंद्र मोदी क्या आप झोला उठा करके जाएंगे? क्या 75 साल का जो समय आ चुका है, इसके बाद क्या वो संन्यास पर जाएंगे? क्या इस युद्ध विराम ने नरेंद्र मोदी की हालत पतली कर दी है? उन्हें संघ के सामने, देश के सामने, विपक्ष के सामने इतना बौना बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है कि अब उनकी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या अब नरेंद्र मोदी की पारी खत्म होने जा रही है। जरा इसी का करेंगे विश्लेषण। पहले जरा आते हैं इस मुद्दे पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो अघोषित युद्ध था, वो युद्ध विराम कैसे हुआ और क्यों हुआ। जबकि जो ट्रोलर्स थे, 2-2 रुपए में बिकने वाले, जो उन्मादी पैदा किए गए थे, जिन्होंने पिछले 2-3 दिन के भीतर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए ट्वीट पर ट्वीट किए, और अगर किसी ने शांति की अपील कर दी। मैंने एक ट्वीट किया कि इस देश को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। हजारों गालियां पड़ी। अब वो कैसी गालियां थीं आप मेरी टाइमलाइन पर, मेरे ट्वीट पर जाकर के देख सकते हैं। मैं बोल नहीं सकता। इस तरह की ट्रोल आर्मी, इस तरह के उन्मादी लोग कि जो 1 सेकंड सुनना नहीं चाहते थे, लिखे हुए को पढ़ना नहीं चाहते थे, आज उनके मुख पर कालिख पुत गई है। आज जरा अपने आका को बोलें वो कि आका ने ये कैसे किया। और सबसे बड़ी बात कि सीज फायर का नियम है कि जिन देशों के बीच सीज फायर होता है वो एक ही वक्त पर दोनों देश ऐलान करते हैं। लेकिन यहां तो कोई तीसरा देश कर रहा है। जो चौधराहट है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने ट्वीट करके ये लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, दोनों देश तैयार हैं। भारत का जो विदेश नीति है बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। और यह भी कहा जाना चाहिए कि सो कॉल्ड ट्रंप साहब जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, उन्होंने आज अपने दोस्त के ही पीठ में छुरा घोंप दिया है। मोदी की इज्जत तार तार हो गई है देश और दुनिया की निगाहों में। जो नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने पर आमादा थे, कुछ लोगों ने तो अघोषित रूप से बना ही चुके थे, लिखा जा रहा था। और पापा की तो बात यह हो रही थी कि साहब पापा तो यूक्रेन में बाढ़ रुकवा सकते हैं, एक फोन कॉल पर रुकवा सकते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि पापा न तो पहलगाम में आतंकवादी हमला रुकवा पाए, ना पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवा पाए। रुकवाता भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो विदेश नीति का सबसे बड़ा फेल्योर यहां समझ में आता है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी की इज्जत पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी विपक्ष के सामने भी आंख नहीं मिला सकते। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी राजनीति को छोड़ देंगे? पहले जरा उन ट्रोलर्स पर, अब मुझे यह लगता है कि वो ट्रोलर्स बेचारे क्या करेंगे, मन को शांति कैसे मिलेगी। मैं उनको एक नुस्खा बता दे रहा हूं कि जो गोबर है और गौमूत्र है उसका सेवन करें तो थोड़ी ठंडक उनको पहुंचेगी, उस उन्माद को भूलेंगे। और अगर इससे भी काम ना चले तो फिर निकल जाए पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ और प्रॉक्सी वार छेड़ दें। ताज्जुब की बात कि वो आरएसएस कहां है, जो 3 दिन के भीतर सेना से आगे बढ़ करके और पाकिस्तान
को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। वो आरएसएस नहीं दिख रहा है, वो बजरंग दल कहाँ है जो डंडा लेकर के केवल जो प्रेमी जोड़े हैं उनको मारने पर आमादा रहते हैं। कहीं वो मुसलमान लव जिहाद के खिलाफ जो सो-कॉल्ड शब्द बनाया गया, मुसलमानों को मारने पर दौड़ते हैं। और वो कहाँ गई करणी सेना, सेना कितने संगठन, आज उनका कहीं अता पता नहीं। ये ऐसे ही संगठन है जो ना कोरोना काल में दिख रहे थे, ना नोटबंदी में लोग मर रहे थे तब दिख रहे थे, ना वो इस वक्त है, ना चाइना की घुसपैठ के समय थे। सच्चाई यह है कि ये संगठन केवल और केवल लाठी के दम पर देश के गरीब लोगों को सताना जानते हैं और लोगों को लूटना जानते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं, कोई समाज सेवा नाम की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया और उनके दोस्त ने जिसका ऐलान किया, क्या इसमें आरएसएस भी शामिल है? आरएसएस का आंख मिला सकता है? अब देश से आकर के वो कहे कि ये फैसला या तो नरेंद्र मोदी का है या फिर वो उसमें शामिल है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि आरएसएस अलिखित रूप से और मोहन भागवत अलिखित रूप से नरेंद्र मोदी से भी सुप्रीम कई बार नजर आते हैं। राष्ट्रपति के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर उनकी सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, लेकिन ओहदा क्या है, कोई संवैधानिक दर्जा है, ये किसी को नहीं पता। तो वो जो मुहावरा है कि सैया भाई कुतवाल तो डर काहे का। अब एक सवाल और जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से मैसेज दिया, उन लोगों को जो पर्यटक थे उनको अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया, होटल्स ने, जो भी होटल के मालिक थे उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, लोगों ने खाना खिलाने का अपने घर में कोई पैसा नहीं, बड़ी सेवा खुशामद जिसको कश्मीरियत कहते हैं वो किया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा करके बता दिया कि राष्ट्रभक्ति किसी की बपौती नहीं है और न ये देश किसी के बाप का है, जितना किसी दूसरे का है उतना ही उनका भी है। और उन बेटियों ने भी, जिसमें हिमांशी नरवाल भी है और वो उत्तराखंड की एक बेटी है, और इधर सेना में जो शौर्य प्रदर्शन करने वाली बेटियां, जिसमें वो कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। ये फैसला, क्या इसमें सेनाध्यक्षों की सहमति थी सीज फायर में? सवाल तो ये भी पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना चाहिए कि सेना की सहमति थी या नहीं थी, या केवल राजनयिक स्तर पर आप फैसले ले रहे थे और ट्रंप के सामने आपने झुक करके स्वीकार किया कि हां आप सीज फायर चाहिए। जब बल्कि इस समय तो भाई लोग, जो ट्रोल आर्मी थी वो तो बलूचिस्तान बनाने पर आमादा थी, और उससे भी बड़ी बात, जो गोबर मीडिया था वो तो इस्लामाबाद पर अटैक करवा चुका था, इस्लामाबाद पर भारतीय सेना का कब्जा करवा चुका था, लाहौर को जला चुका था, कराची को नेस्तनाबूद कर चुका था। जितनी मूर्खता इस बार हुई है, ये वैश्विक पटल पर ये झलकियां पहुंची हैं, कितनी शर्मिंदगी होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दा कि अब सीज फायर के बाद क्या। ऑब्वियस है कि अभी वो सवाल भी हैं कि जो पहलगाम में आतंकवादी थे जिन्होंने 26 लोगों को शहीद किया, वो कहां है? क्या गृह मंत्री इसका जवाब देंगे? वो गृह मंत्री का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको अभी सजा नहीं मिली है तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या कांग्रेस पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेगी? मांगना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री उन आतंकवादियों को आपने कहां ठिकाने नेस्तनाबूद किए हैं, उसमें वो आतंकवादी शामिल थे कि नहीं थे, ये उनको बताना चाहिए। और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए, क्योंकि भारत ने कभी भी अपनी तरफ से इस तरह का हमला नहीं किया था घोषित रूप से। भारत की जो छवि थी दुनिया के पटल पर वो थी कि एक ऐसा नैतिक देश जो अपनी डेमोक्रेसी के लिए, जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता है, जिसके पास ताकत पूरी है और ताकत पर ही उदारता दिखा सकता है।
डरने का सवाल नहीं है। और जितनी बार पाकिस्तान ने हरकत की है उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। 4-4 बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। और आज यही थोड़ा मन कर रहा है कि नरेंद्र मोदी माने भक्तों के पापा और इंदिरा गांधी के बीच तुलना होनी चाहिए 1971 के युद्ध में, जब 7वां बेड़ा अमेरिका का अरब सागर में था और अमेरिका की तरफ से धमकी आई थी। राष्ट्रपति निक्सन ने कहा था कि युद्ध बंद कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति हो चाहे जो हो, युद्ध अब नहीं रुकेगा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 80,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटने टेक करके भारत के सामने समर्पण किया। इंदिरा गांधी पल पल अपने सैनिकों के साथ, अपने सेना के साथ खड़ी हुई थी, जायजा ले रही थी, मिल रही थी, सैनिकों की हौसला अफजाई कर रही थी। केवल फोटोग्राफी नहीं चल रही थी, ब्रांडिंग नहीं हो रही थी। और उसके बाद सीज फायर किया जब पाकिस्तानी सेना ने 80,000 सेना ने घुटने टेके, बांग्लादेश बनवा दिया। और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में क्या हुआ? बांग्लादेश वापस दे दिया पाकिस्तान को। बांग्लादेश आज भारत के साथ मित्र देशों में नहीं है, बल्कि आंख दिखा रहा है बांग्लादेश। चारों तरफ जो देश हैं आज एक भी भारत के साथ नहीं खड़े हैं। कूटनीतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी चौतरफा फेल साबित हुए। नेपाल और भूटान ही क्यों ना हो, श्रीलंका क्यों ना हो, वो सारे मित्र देश, आज म्यांमार हो, ये सब भारत के साथ नहीं। बड़ा झटका, क्योंकि आप विदेश नीति में आप देश के भीतर जो विश्वगुरु, जो गोबर गाय गोमूत्र करते हैं, यहां की भक्त मंडली पर जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है उन पर असर करता होगा, लेकिन दुनिया के पटल पर यह असर नहीं करता कि दिन में 3 बार ड्रेस बदल करके जाएंगे तो आप महाशक्ति हो जाएंगे। ये वहां पर नहीं चलता है। उस महाशक्ति के लिए आपको आर्थिक तरक्की, प्रति व्यक्ति आय, देश में समानता की स्थिति, लोकतंत्र को मजबूती और देश में शांति, सौहार्द, समृद्धि, ये जरूरी होता है। उत्पादन बढ़ रहा हो, रोजगार मिल रहा हो, नौकरियां सृजित हो रही हो, एजुकेशन चल रही हो, खेल के मैदान में भारत अच्छा करा, ये तब होता है। लेकिन यहां क्या है? यहां युद्ध की भूमि को जो बना दिया गया था, पाकिस्तान में जब जैसे ही वो मिसाइल दागी जा रही थी, यहां ऐसे लग रहा था जैसे आईपीएल चल रहा है। जैसे आईपीएल में चौके छक्के के बाद जो चीयर लीडर्स डांस करती हैं, वैसे ही वो ट्रोल आर्मी, वो भक्त मंडली वहां चीयर लीडर्स की तरह डांस कर रही थी। लेकिन ये युद्ध का मैदान है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये आईपीएल नहीं चल रहा है। इस बात को समझना चाहिए था कि ये फैसले इस तरह से जन दबाव में नहीं लिए जाते। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है भारत के सामने में। हाँ, ये जरूर है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न है और इन दिनों युद्ध से नहीं जीते जाते हैं देश, कूटनीतिक स्तर पर आर्थिक स्थितियों से जीते जाते हैं। भारत जो आर्थिक तरक्की में बहुत आगे जा रहा था, जिसे 2028-29 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, वो अगर अपने यहां रोजगार सृजित करती और आगे बढ़ाती तो दुनिया के वो तमाम देश जो भारत के इर्द गिर्द है वो भारत के साथ खड़े होते। पूरी तरीके से फेल नरेंद्र मोदी साबित हुए। लेकिन असली सवाल कि अब क्या, अब भारत की राजनीति में क्या, बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जाकर के लोगों की आंखों में आंखें डाल करके ये कह पाएंगे कि साहब हमको पाकिस्तान के युद्ध के नाम पर वोट दीजिए, शहीदों के नाम पर वोट दीजिए, आतंकवाद के नाम पर वोट दीजिए, कि ये क्या कह पाएंगे? या नरेंद्र मोदी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा आज कमजोर साबित हुए। संघ की निगाह में भी गिरे हैं, विपक्ष की निगाह में भी अब वो नहीं रह गए जो 56 इंच वाले। अब वो अदना सा, वो बौना सा व्यक्ति रह गया जो ट्रंप के आगे सरेंडर कर देता। अब नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी हो गए। यहां से नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अब मुझे लगता है कि 75 तक आते आते नरेंद्र मोदी को अपने गुरु की लालकृष्ण आडवाणी के साथ चलना पड़ेगा मार्गदर्शक मंडल में।
बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।